नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की श्रृंखला में आज हम आगे कक्षा 12वीं की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर नंबर 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं पर बात करेंगे। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिससे मानव को आय प्राप्त होती है तथा हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट कर ली है कि जो क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से संबंधित होती हैं उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है तथा इन्हीं प्राथमिक क्रियाओं का जब रूप परिवर्तित करके कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है तो ऐसी क्रियाएं द्वितीयक क्रियाएं होती हैं। आज हम तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं पर बात करेंगे। सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं आपको सेवाएं देती हैं, अब इसमें मेन चीज ये है कि सेवाओं से मतलब ये है कि ना तो ये कोई चीज उगाती हैं, ना कोई चीज का उत्पादन करती हैं, ना ही उन्हें किसी रूप में बदलती हैं, बल्कि सिर्फ इनका प्रयोग करती हैं। जैसे बीमा, जैसे बैंकिंग, जैसे परिवहन, जैसे संचार। तो तृतीयक क्रियाओं को एक अन्य नाम सेवा सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, तृतीयक क्रियाओं को सेवा सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये क्रियाएं प्राथमिक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सिर्फ सेवाएं देती हैं। ये कभी भी उससे प्रत्यक्ष संबंधित नहीं होती। सामान्य तौर पर इनका मानसिक व्यय ज्यादा होता है। इनका जो कार्य ये करते हैं उसको मूल्य के रूप में मापा जाता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, जैसे कोई वकील है, जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई इंजीनियर है, वो कभी भी ना तो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ना किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को बेचते हैं, परंतु फिर भी ये उनको सुविधाएं देते हैं। जैसे बैंक आपके पैसे की क्या करता है, उसको संभालता है। जैसे कोई बस सेवा या परिवहन सेवा है, वो ना तो वो किसी उद्योग में कच्चा माल उत्पादित करती है, ना कच्चे माल को परिवर्तित करती है, वो उस कच्चे और तैयार माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने या उद्योग तक पहुंचाने में कार्य करती है। तो ऐसे सेक्टर को सेवा सेक्टर और ये प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को सेवाएं देती हैं। मेन बात हमने बात की कि प्राइमरी एक्टिविटी में काम करने वाले व्यक्तियों को रेड कॉलर वर्कर, सेकेंडरी एक्टिविटी में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लू कॉलर वर्कर। तो ध्यान रखना है, तृतीयक सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को पिंक कॉलर वर्कर कहा जाता है, पिंक कॉलर वर्कर कहा जाता है। एक तो पहले ये बात, गुलाबी श्रमिक। जबकि चतुर्थक क्रियाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है, यानी सफेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये दो चीजें अब हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। हम विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या तृतीयक क्रियाएं हैं, क्या आपकी किताब में इनकी मेन बातें लिखी हुई हैं। चलिए डिटेल से इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन से बात करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे तृतीयक क्रियाकलाप पर। तृतीयक क्रियाकलाप पर पहली मैंने आपको बात की कि इसे सेवा सेक्टर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेवा सेक्टर कहा जाता है। इसे सेवा सेक्टर कहा जाता है, पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है। दूसरा, और वर्तमान में सर्वाधिक श्रमिक इसी सेक्टर में कार्य करते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक श्रमिक इसी सेक्टर में कार्य करते हैं। वस्तुओं के उत्पादन व विनिमय से संबंधित होते हैं। वस्तुओं के उत्पादन व विनिमय से अप्रत्यक्ष रूप से, यह बात हम ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं।
वस्तुओं के उत्पादन में विनिमय से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं ये क्रियाएं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनके जो उत्पादन है, इनका जो कार्य है, उसको या तो पारिश्रमिक में या वेतन में मापा जाता है, या वेतन में मापा जाता है उसे। अब हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज वो है कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है। मैं आपको कुछ मेन व्यक्तियों की बात बता रहा हूं, याद रखेंगे। जैसे एक नलसाज मिस्त्री, जैसे पहला है नलसाज मिस्त्री, नलसाज हो गया, मिस्त्री हो गया, टेक्नीशियन हो गया, तकनीशियन, धोबी हो गया, नाई, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो है, शिक्षक, टीचर, ये सब जो है तृतीयक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेपर में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है। तो सामान्य तौर पर ये अपने मानसिक श्रम का पैसा लेते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये अपने मानसिक या शारीरिक श्रम का पैसा लेते हैं। कोई नलसाज मिस्त्री है, वो अपने शारीरिक श्रम का पैसा लेगा। डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, वो अपने मानसिक श्रम का पैसा लेता है। ठीक है। सामान्य रूप से हम उसे वस्तु प्रत्यक्ष रूप में नहीं देते। जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं में क्या है, कच्चा माल आया, लोहा आपने मंगाया तो लोहा प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखता है। परंतु मैं टीचर हूं, मैं कोई बच्चा मेरे से आके मांगे पढ़ाई दे दो, तो मैं उसको पढ़ाई नहीं दे सकता। तो हमारा ज्ञान या हमारा जो चीज है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखती नहीं है। उसका रूप, उसका जो रूप होता है वो अमूर्त होता है। ज्यादातर इनका रूप क्या होता है, अमूर्त होता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि मूर्त रूप से कोई चीज आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाती। चलिए आगे बात करते हैं कि ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, क्या क्या चीजें हैं इस पर। अभी हम इसके प्रकारों पर बात करेंगे। तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार कौन कौन से हैं, सिर्फ तृतीयक की बात करेंगे। आपके किताब में जो सारणी बनी हुई है उसे ढंग से याद कर लें। तृतीयक क्रियाकलापों के कुल मिलाकर 4 प्रकार हैं। हम चारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है वो है व्यापार व वाणिज्य का। हम डिटेल से समझेंगे। पहला व्यापार व वाणिज्य का प्रकार है। दूसरा प्रकार जो है वो परिवहन का है। तीसरा प्रकार जो है वो संचार का है। और चौथा प्रकार जो है वो सेवाओं का है। तो 4 प्रकार से इससे चीजें संबंधित है। तो पहला प्रकार जो है वो व्यापार व वाणिज्य का है। हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य 2 प्रकार का है आपके सिलेबस में। एक थोक व्यापार और दूसरा है फुटकर व्यापार, और दूसरा है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। अब थोक व्यापार में 2 प्रकार के हैं। एक तो नगरीय आपूर्ति के, अगर आपकी नगरों में आपूर्ति की जाए, और दूसरा है ग्रामीण मंडियां। ग्रामीण मंडियां। तो थोक व्यापार के 2 केंद्र हैं, एक नगरीय में और एक ग्रामीण मंडियों में। फुटकर व्यापार क्या होता है, सामान्य तौर पर फुटकर व्यापार के व्यक्ति बीच के बिचौलियों को खत्म कर देते हैं। आप किसी कंपनी से प्रत्यक्ष रूप से सामान मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन से आप कर रहे हैं, तो बीच की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला भंडारों को खत्म कर देते हैं फुटकर व्यापार के लोग। तो इसमें क्या होता है, वही नगरीय और ग्रामीण। इसके भी 2 प्रकार है, नगरीय और ग्रामीण। और ग्रामीण में आपको दिखेगा होट बाजार, होट बोलते हैं, आविधिक बाजार, कुछ कुछ दिनों पर लगने वाले जो बाजार होते हैं वो सब इसमें शामिल है। परिवहन सामान्य रूप से व्यक्तियों और वस्तुओं को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया या उनका प्रवास करवाया जाता है, उनका स्थानांतरण करवाया जाता है,
उसे परिवहन की सेवा कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। और परिवहन जो है वो 3 प्रकार का होता है, स्थल परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। फिर स्थल के आगे रेल, सड़क और पाइपलाइन। जल के 2 है, राष्ट्रीय यानी आंतरिक और महासागरीय, और वायु के भी 2 है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। संचार भी 2 प्रकार का है, एक व्यक्तिगत संचार और एक जन संचार। बाकी संचार में आपको दृश्य श्रव्य साधन भी दिख सकते हैं। व्यक्तिगत संचार जब 2 व्यक्तियों के बीच संचार हो, जैसे कोई मैसेज, कोई मेल, कोई पत्र। जबकि टीवी, रेडियो जो सभी के लिए उपलब्ध होता है वो जनसंचार, इंटरनेट जनसंचार का माध्यम है। इसी प्रकार से दृश्य श्रव्य साधन भी है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो है आपके फिल्म, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया, ये सब चीजें जो है वो दृश्य श्रव्य में आती है। फिल्में, रेडियो, टीवी, मीडिया, ये सब। सेवाएं जो है इसमें बीमा, बैंकिंग, ये सब जो चीजें हैं ये सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। बीमा, बैंकिंग। आप व्यक्तिगत और व्यवसायिक सेवाओं को भी देख सकते हैं, व्यक्तिगत और व्यवसायिक सेवाओं को भी इसमें ले सकते हैं। तो पहले ये बात जानें कि तृतीय क्रियाकलापों के 4 प्रकार है। हमसे पेपर में सीधा सा प्रश्न आएगा, तृतीय क्रियाकलापों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो हम उदाहरण क्या लिखेंगे? व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार या सेवाएं। हम इस डिटेल से एक-एक पर बात करेंगे। तो पहला, व्यापार व वाणिज्य 2 प्रकार का है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। ठीक है, थोक व्यापार के 2 प्रकार है, ग्रामीण मंडियां और नगरीय मंडियां। फुटकर व्यापार का फिर ग्रामीण और नगरीय में बांटा गया है। नगरीय में आवधिक बाजार, होट, ये सब चीजें हैं। हम बात करेंगे संग्रहण के केंद्र क्या है, वितरण के केंद्र क्या है, श्रृंखला भंडार क्या है, छोटे छोटे बिंदु, परिवहन नोड क्या है, परिवहन जाल क्या है, इन सब पर डिटेल से बात करेंगे अभी। परिवहन स्थल, जल और वायु। स्थल में मैंने बात की कि सड़क, रेल और आपका पाइपलाइन। जबकि जल परिवहन 2 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय यानी इसको आप आंतरिक भी ले सकते हैं, और महासागरीय। महासागरियों के बड़े केंद्र बंदरगाह होते हैं। इसी प्रकार से वायु में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 2 प्रकार का संचार, व्यक्तिगत और जनसंचार या दृश्य श्रव्य साधनों से, जिसको आप देख और सुन दोनों सकते हैं। रेडियो सिर्फ श्रव्य का साधन है, फिल्में दृश्य श्रव्य का है, टीवी दृश्य श्रव्य का है। सेवाएं, बीमा, बैंकिंग और व्यक्तिगत और व्यवसायिक जो है वो 3-4 प्रकार की होती हैं। अब हम इन पे डिटेल से एक-एक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे व्यापार व वाणिज्य पर। नंबर 1 चीज, व्यापार व वाणिज्य। तो व्यापार का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का क्रय या विक्रय, किसी वस्तु को खरीदना या बेचना व्यापार कहलाता है। तो पहली चीज, वस्तु का क्रय या विक्रय। वस्तु का क्रय या विक्रय व्यापार कहलाता है, पहली चीज जो याद रखनी है। दूसरी बात, इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति आपको 5 रुपए की चीज लाके 5 या 4 रुपए में तो बेचेगा नहीं, वो आपको 7 या 10 रुपए की बेचेगा। तो व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कोई भी व्यक्ति व्यापार घाटे के लिए नहीं करता। दूसरा, जिन केंद्रों से व्यापार किया जाता है, जिन केंद्रों से व्यापार किया जाता है उसे व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, उसे व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। याद रखेंगे, उसे ट्रेड सेंटर्स कहते हैं। अब ये क्या होता है? व्यापार के जो केंद्र होते हैं, ये व्यापारिक केंद्रों की बात कर रहा हूं, ये छोटे स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बड़े स्तर पर वस्तुओं का व्यापार करते हैं। वर्तमान इंटरनेट मीडिया ने या इंटरनेट के प्रयोग ने व्यापार को बड़ा आसान बना दिया है, और परिवहन के तीव्रतम साधनों ने दूरी को भी क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो स्थानीय स्तर पर और बड़े स्तरों पर ये होते हैं। व्यापारिक केंद्र 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं।
एक वो केंद्र जो संग्रहण करते हैं और एक वो केंद्र जो वितरण करते हैं। हम पहले बात करके आए हैं सिंगापुर का पतन या हवाई द्वीप का होनोलुलु पतन जो है वो संग्रहण के केंद्र है, वो सामान को इकट्ठा करते हैं। दूसरे होते हैं वितरण केंद्र जो सामान को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो व्यापारिक केंद्र जो व्यापार को संभालते हैं, जिन केंद्रों से व्यापार किया जाता है, दो प्रकार के संग्रहण और वितरण। वस्तु का क्रय या विक्रय व्यापार कहलाता है और इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब मैंने बात की कि व्यापारिक केंद्रों को एक तो दो प्रकार ही है, एक प्रकार है ग्रामीण और एक प्रकार है नगरीय। हम दोनों पर डिटेल से बात करेंगे कि व्यापार के ग्रामीण केंद्र क्या है और व्यापार के नगरीय केंद्र क्या है। पहले ग्रामीण की बात करूं तो अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बाजार दिखे तो सामान्य रूप से आपको वहां कोई बड़ी वस्तु देखने को मिलेगी। आपको वहां फोर्ड का शोरूम देखने को नहीं मिलेगा, एप्पल का शोरूम सामान्य तौर पर आपको वहां देखने का नहीं मिलेगा। वहां छोटे वितरण के केंद्र आपको सामान्य तौर पर देखने मिलेंगे। एक ही दुकान पर जाकर आपको सारा सामान मिलेगा, चप्पल तक, सुई तक, धागा, ये सब एक ही दुकान के अंदर जो है वो रखा जाता है। तो अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, छोटी बस्तियों का पोषण करते हैं, छोटी बस्तियों का पोषण करते हैं। ये छोटी बस्तियों का पोषण करते हैं, ध्यान रखेंगे। और इनमें व्यक्तिगत व व्यवसायिक दोनों प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एक बात, ये मैंने बात किया ग्रामीण केंद्र होते हैं और स्थानीय व्यक्तियों को ही स्थानीय बाजारों में वितरण के केंद्र भी होते हैं और संग्रहण के केंद्र भी होते हैं। स्थानीय बाजारों में वितरण व संग्रहण दोनों के केंद्र जो है ये होते हैं। तो ग्रामीण अर्ध नगरीय छोटी बस्तियों का पोषण करते हैं, व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों प्रकार की सेवाएं देते हैं और वितरण व संग्रहण के केंद्र खुद होते हैं। और सामान्य रूप से दैनिक जो आपकी एक बात और दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं का पोषण करते हैं। दूसरे नगरीय केंद्रों की क्या विशेषताएं होती हैं? आपको वहां कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे। अब आपको सामान्य तौर पर गांवों में जो डॉक्टर है वो सामान्य तौर पर सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है, छोटी मोटी, परंतु दांतों का डॉक्टर या कोई स्पेसिफाई जो एक्टिविटी है उसका जो कार्य है वो आपको नगरों में देखने को मिलेगा। बाइक के शोरूम सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं, आपको वो नगरों में देखने को मिलेंगे। दूसरे मैंने आपको बात की कि विशेष प्रकार के डॉक्टर जैसे दांतों के डॉक्टर, पशुओं के डॉक्टर, ये सब आपको जो है वो नगरीय केंद्रों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं, कुछ तौर पर यहाँ कारखाने भी स्थित होते हैं। यहाँ कारखानों के माध्यम से भी कार्य किया जाता है। हम ध्यान रखेंगे आपको सभी प्रकार के अध्यापक, वकील, डॉक्टर, चिकित्सक, पशु चिकित्सक की बात कर रहा हूं, दांतों के डॉक्टर, ये सब आपको नगरीय केंद्रों में ही अच्छे तौर पर देखने को मिलेंगे। शिक्षा के उच्च केंद्र ये भी आपको नगरीय केंद्रों में ही देखने को मिलेंगे। तो दो प्रकार के। अब हम एक छोटी सी व्यापार पर बात करते हैं। एक होता है अविधिक बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में अविधिक बाजार क्या होता है? इनको होट कहा जाता है। अभी इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई गांव में कुछ सामान की आपूर्ति नहीं हो रही तो कुछ समय बाद वहां मेले लगाए जाते हैं। ऐसे लोग जो 5 से 7 दिन तक एक जगह पर रहेंगे और उस स्थानीय बाजार को चीजों की आपूर्ति करवाएंगे, फिर 7 से कुछ दिनों बाद वो कहीं और चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पूरे वर्ष भर कार्य करते रहते हैं, उन्हें पूरे वर्ष भर श्रम जो है वो प्राप्त होता है। अब एक बात, किसी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, फिर बात कर रहा हूं जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते, वहां अविधिक यानी पाक्षिक जो है, एक पक्ष के अनुसार बाजार लगाए जाते हैं जो उस ग्रामीण कस्बे को
सामान्य रूप से सामान की आपूर्ति करवाते हैं और लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। एक बात, ये बाजार जो होते हैं वो आपको निश्चित दिन यानी निश्चित तिथि पर, डेट पर और निश्चित जगह पर ही देखने को मिलते हैं, जगह चेंज नहीं करते। आजकल नगरों में भी ऐसा प्रचलन हो रखा है कि कुछ महीने बाद मेले जो हैं वो लगाए जाते हैं नगर पालिकाओं की तरफ से। तो ऐसे बाजार जो होते हैं वो होट कहलाते हैं, जो स्थानीय लोगों की चीजों की क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। अब हम एक व्यापार की बात करते हैं जिसका मतलब होता है फुटकर व्यापार। काफी बार क्वेश्चन आया है, हम इसको डिटेल से ध्यान रखेंगे। फुटकर व्यापार क्या होता है? आपके जो रेडी वाले हैं वो इसी में आते हैं। ये उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। आपके फेरी वाले, रेडी वाले, ट्रक सेवाएं, द्वार से द्वार सुविधा, डाक वितरण वाले, और इसके अलावा हम बात करेंगे दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें। आपने बहुत बार देखा होगा कई जगहों पर जो है कुछ प्रोडक्ट जो है एक मशीन रख जाते हैं, वहां सिक्का डालेंगे प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। ये चीजें जो होती हैं ये फुटकर व्यापार में आती हैं, यानी इनका बीच के बिचौलियों से कोई संबंध नहीं होता, इनका श्रृंखला भंडार से कोई संबंध नहीं होता। तो फेरी, रेडी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक वितरण, दूरभाष और स्वचालित बिक्री वाली मशीनें जो होती हैं वो इसी के अंदर आती हैं। चलिए, ये हमारा एक छोटा सा बिंदु था। अभी हम एक और व्यापार पर बात करेंगे। तो आविदिक बाजार क्या है, फुटकर व्यापार क्या है? एक होता है थोक व्यापार, बड़े वितरण के केंद्र सामान्य तौर पर एक ही वस्तु का उत्पादन करते हैं, एक ही वस्तु का विनिमय जो है ये करते हैं। अगर किसी ने कोई पानी की बोतल्स की फैक्ट्री लिखी तो पानी के बोतल्स का वितरण करेगा, तो एक ही वस्तु का वितरण करते हैं। इनमें बिचौलिए होते हैं या सौदागर होते हैं। बिचौलिए या सौदागर जो है वो इसमें होते हैं, ध्यान रखेंगे। उधार पर चलता है ये सारा काम। एक ये चीज थी। दूसरे फैक्टर पर बात करते हैं जो है, तो पहले हम इस पे बात कर रहे पूरी कि व्यापार व वाणिज्य क्या था, व्यापार वाणिज्य में थोक क्या है, फुटकर क्या है और आविदिक या होट बाजार क्या है, नगरीय व ग्रामीण मंडियां क्या है, पूरी आपूर्ति, वितरण केंद्र क्या होते हैं, संग्रहण के केंद्र क्या है, व्यापारिक केंद्र क्या है। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, इसमें एक चीज आती है श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार क्या होता है? एक क्रम में चलने वाली चीज है। आपने किसी श्रृंखला से सामान खरीदा, उसने आगे किसी को आपूर्ति की, उसने आगे किसी को आपूर्ति की, फिर वो आपूर्ति आप तक पहुंचती है। मान लीजिए एक बीका जी की भुजिया की कंपनी है, इनका अपना श्रृंखला है, ये चेन में चलता था काम। उन्होंने स्थानीय बाजारों में एक थोक व्यापार का व्यक्ति रख रखा होगा, वो थोक व्यापार का व्यक्ति अन्य छोटी छोटी दुकानों को ये सामान उपलब्ध करवाएगा। इस प्रक्रिया में वस्तु सदैव महंगी होती जाती है। इस प्रक्रिया में वस्तु सदैव क्या होती जाती है? महंगी होती जाती है। तो हमने पहली चीज पर बात पूरी की। अब हम बात करते हैं परिवहन पर। परिवहन क्या होता है? जब ट्रांसपोर्टेशन और उद्योगों में सर्वाधिक यूज में लाया जाने वाला कार्य। उद्योग सामान्य तौर पर परिवहन लागत को न्यूनतम करने पर चलता है, क्योंकि आपको रोज कच्चा माल उद्योग में लाना है और तैयार माल को बाजार में भेजना है। तो परिवहन होता है जब व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया और ले जाया जाए। पहली बात तो ये भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरा पर लाया ये होता है। इसमें ये मनुष्य की
गतिशीलता को भी प्रभावित करने वाला एक प्रमुख जो है वो कारक है। परिवहन को 3 प्रकार की दूरी में मापा जाता है। पहली होती है किलोमीटर दूरी, जिसको आप वास्तविक दूरी भी कह सकते हैं। दूसरी होती है समय दूरी, और तीसरी होती है लागत दूरी। परिवहन पर एक निश्चित तौर पर तो मार्ग की लंबाई, बाहर लगा बात कर रहा हूं, मार्ग की लंबाई को किलोमीटर दूरी या वास्तविक दूरी कहा जाता है। दूसरा है समय दूरी, इस मार्ग की लंबाई को पूरा करने में लगने वाला समय, इसको क्या कहा जाता है? समय दूरी। मान लीजिए मुझे 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर मार्ग की लंबाई है, इसके लिए मुझे 2 या 3 जो है 20 से 30 मिनट लग रहे हैं, तो ये समय दूरी होती है। तीसरी होती है लागत दूरी, कि आपने मार्ग में जो यात्रा में समय किया है उसका खर्च कितना है। सामान्य रूप से आपने उसके लिए कितना पेट्रोल यूज किया, वो खर्च जो होगा वो लागत दूरी के संबंध में होता है। तो परिवहन 3 दूरियों पर चलता है, किलोमीटर, समय और लागत। और परिवहन को 2 ही फैक्टर प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है मांग। किसी चीज की किसी उद्योग से मांग अधिक है तो वहां परिवहन भी क्या होगा? ज्यादा होगी। तो परिवहन की मांग, ये भी मांग जनसंख्या के आकार से निर्धारित होता है। तो पॉपुलेशन का साइज कितना है, जितना अधिक होगा उतनी मांग अधिक होगी, और इस पर परिवहन की सुविधाएं भी क्या होंगी? अधिक होंगी। अब 2 चीजें हैं, एक है नोड और एक है योजक। जिन बिंदुओं से परिवहन शुरू होता है उन्हें नोड कहा जाता है। मान लीजिए ये एक उद्योग है, इस उद्योग से ये बाजार है, ये दोनों बिंदु नोड होंगे। इस पर बहुत सी सड़कें भी आकर मिल सकती हैं, जरूरी नहीं है। इनको जोड़ने वाली सड़क को योजक कहा जाता है। इनको जोड़ने वाली सड़क को क्या कहा जाता है? योजक कहा जाता है। ये हम ध्यान रखेंगे। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है, तो इनमें से एक नोड तो उद्गम बिंदु होगा और एक नोड जो होगा वो गंतव्य बिंदु होगा। परिवहन पर आगे हम डिटेल से बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, वो हमारा लंबा चौड़ा टॉपिक है। पहले इतने बिंदुओं को अगर हम देखें कि परिवहन क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। परिवहन के विपरीत दूसरी चीज जो है वो है संचार। परिवहन के विपरीत दूसरी जो चीज है वो है संचार। अब परिवहन में तो क्या होता है? व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, परंतु संचार में तथ्यों को, संदेशों को और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया व ले जाया जाता है। ये जो क्रिया है, ये जो एक्टिविटी है वो संचार कहलाती है। और संचार के मैंने आपको बताया 2 प्रकार होती हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत संचार और दूसरा होता है जन संचार। व्यक्तिगत संचार में आपने किसी व्यक्ति को पत्र भेजा, मेल किया, टेक्स्ट किया, इंटरनेट व्यक्तिगत और जन संचार दोनों में आता है। जन संचार कोई मुद्रण, जो अखबार मेरे पास है वही आपके घर आ रहा है, टीवी पर किसी चैनल पर कोई प्रोग्राम चल रहा है वो मेरे भी चल रहा है, आपके भी चल रहा है, कोई पुस्तकें, कोई प्रिंटिंग मीडिया, ये सब जन संचार का माध्यम होते हैं। तो टीवी, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, मुद्रण पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इस जन संचार। जबकि दूसरा मेल, टेक्स्ट, फैक्स, ये सब की जो क्रियाएं हैं ये व्यक्तिगत संचार के अंतर्गत आती है। और संचार क्या होता है कि तथ्यों, संदेशों और विचारों में। अब क्या है, इसमें एक चीज है दूर संचार। दूर संचार ने क्या किया है? आपके समय की बचत कर दी है। मान लीजिए पहले आपने किसी व्यक्ति से बात करनी थी, आप उसको एक लेटर भेजेंगे, लेटर यहां से किसी पोस्ट ऑफिस पर छोड़ के आएंगे, फिर वो लेटर किसी पोस्ट ऑफिस में जाएगा, फिर वो व्यक्ति के पास पहुंचेगा। परंतु इंटरनेट ने या उपग्रह संचार ने इस प्रक्रिया को बहुत ही न्यूनतम स्तर पर ला दिया है, क्योंकि उसने समय को घटा दिया। आपने यहां से टेक्स्ट किया, चीज व्यक्ति के पास जो है वो पहुंच गई है। तो बहुत ज्यादा, और रेडियो व दूरदर्शन भी
इसी प्रकार की, तो रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, ये सब संचार के अंतर्गत आते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट है संचार का। अंतिम बिंदु पर बात करते हैं सेवाएं। और सेवाएं क्या है? मैंने बात की कि कुछ उद्योगों में लोगों दोनों को सेवाओं के अलग अलग स्तर होते हैं। सेवाओं के स्तर होते हैं, कुछ उद्योगों को है, कुछ व्यक्तियों को है, कुछ दोनों को सेवाएं दी जाती हैं। बीमा जो है सामान्य तौर पर व्यक्ति की सेवा भी है, उद्योगों की सेवा भी है, बैंकिंग भी दोनों प्रकार की सेवाओं में आती है। तो ऐसी चीजें जो कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती परंतु अप्रत्यक्ष रूप से आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं देती हैं, सेवाएं कहलाती हैं। कोई भी दुकान, कोई भी धोबीघाट, कोई नाई, कोई टेक्नीशियन, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, ये सब सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसलिए तृतीयक सेक्टर को सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। तो सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं और ये सब चीजें हैं इसके अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या लोग इसके अंतर्गत लगे होते हैं। आपको ध्यान रखना है, दुनिया के अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेक्टर में हैं, परंतु यूएसए आदि में 75% से अधिक लोग सेवा सेक्टर में कार्यरत है। और व्यक्ति हमने बात कर ली, क्या क्या लोग हैं इसमें, ये सारी चीजें शिक्षा, दूरसंचार, परिवहन, ऊर्जा, वर्तमान ट्रेंड के लगभग सभी बिंदु सेवा सेक्टर में आते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, शिक्षा में विद्यालय शिक्षा तो तृतीयक की है, परंतु उच्च विद्यालय शिक्षा या महाविद्यालय शिक्षा जो है वो सामान्य तौर पर चतुर्थक सेक्टर में आती है। रंगमंच के कलाकार, हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। अब सेवा सेक्टर में हम एक उदाहरण पर बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं पर्यटन। सामान्य रूप से पर्यटन एक यात्रा है, परंतु वर्तमान में पर्यटन से व्यापार संबंधित हो गया है। मान लीजिए आप कहीं भी घूमने जाएं, वहां कोई होटल की फैसिलिटी, वहां खाना पीना, रहना, किसी चीज पर घूमना, सामान्य रूप से पर्यटन जो है वो व्यापार को तीव्र दृष्टि से बढ़ावा देता है। तो आज हम एक बिंदु पर बात करेंगे तृतीय क्रियाकलाप में, जिसको बोलते हैं पर्यटन। पर्यटन क्या है? एक यात्रा है जो आनंद के उद्देश्य से की जाती है, परंतु वर्तमान में व्यापार का एक बड़ा बिंदु पर्यटन के अंतर्गत आता है। किसी भी देश के कुल राजस्वों का यानी उसकी जीडीपी का लगभग 40% पैसा पर्यटन से आ रहा है और दुनिया के 25% लोग जो है इस सेक्टर में कार्यरत है और विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक सेक्टर बन गया है पर्यटन। तो 25% लोग इसमें कार्यरत हैं। मैंने आपको बात की, आप कहीं घूमने गए हैं, आवास, भोजन, वहां रहने की सुविधा, ये सब चीजें, कई बार तो चिकित्सा की सुविधा भी दी जाती है, ये सब पर्यटन से संबंधित है। एक बड़ा सेक्टर जो सामान्य तौर पर हमें देखने को नहीं मिलता। सामान्य रूप से पर्यटन क्या होता है? जलवायु के अनुकूल होता है। ठंडे क्षेत्रों के लोग गर्म क्षेत्रों में आना चाहते हैं, गर्म क्षेत्रों के लोग ठंडे क्षेत्रों में, पहाड़ों के लोग, तो पर्यटन जलवायु या ऋतुनिष्ठ होता है। कईयों को समुद्र देखने का शौक है, कईयों को पहाड़ देखने का शौक है, कईयों को मरुस्थल देखने, कईयों को किले, तो पर्यटन को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। अब दुनिया में पर्यटक के प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, पर्यटन का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ आपको हर प्रकार की जो पर्यटक आकर्षण जो है वो पूरे साल भर, इसका जो पश्चिमी तट है, वेस्टर्न तट, जहाँ आप स्पेन को देखिए, जहाँ आप पुर्तगाल को देखिए, जर्मनी, फ्रांस, इटली को देखिए, पूरे साल पर्यटन के लिए खुले रहते हैं वो और एक आकर्षक केंद्र है। आपको यहाँ ऐतिहासिक स्थलाकृतियां भी देखने को मिलेगी, मॉडर्न भी देखने को मिलेगा, यानी ये विश्व का महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। इसके अलावा पर्वतीय केंद्र भी आपको देखने को मिलेंगे। पर्यटन वर्तमान में बहुत आसान हो गया है। पहली चीज मांग से, दूसरी चीज परिवहन से।
परिवहन की सुविधा ने पर्यटन को बहुत आसान बनाया। जब आपके पास साधन आ गए तो लोग सामान्य तौर पर इतना तीव्र साधन आ चुके हैं कि आप चंद घंटों में किसी जगह पर जा सकते हैं। तो मांग और परिवहन इन्होंने बड़ा प्रभावित किया। जीवन स्तर में सुधार के लिए और फुर्सत के पलों के लिए लोगों की मांग जो है वो छुट्टियों के लिए बढ़ती गई, और परिवहन से एक युग्म साधनों, एक अच्छे साधनों के विकास से और चंद घंटों में दूरी कम होने से पर्यटन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया है। आकर्षण के केंद्र कहीं जलवायु लोग देखना पसंद करते हैं, कहीं लोग भूदृश्य देखना पसंद करते हैं, कहीं लोग ऐतिहासिक इमारतें देखना पसंद करते हैं। ये सब चीजें पर्यटन के केंद्र होते हैं। तो 4 कारक है पर्यटन के। पहली चीज जलवायु, दूसरी चीज हम बात करेंगे भूदृश्य, तीसरी चीज अगर हम बात करें इतिहास व कला, फिर है संस्कृति, कल्चर देखना लोग पसंद करते हैं। ये 4 कारक पर्यटन को अत्यधिक तौर पर प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा एक बिंदु था 33 क्रियाकलापों का, जिसके अंदर प्रमुख प्रमुख बातें जो हैं हमने पूरी की हैं। इसी की अगली क्लास में हम चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलापों के एक छोटे से पार्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।